Hello students, I Dr. Anurag Srivastav from Bora Institute of Management Sciences, Lucknow. I am here to interact with you on a topic of the subject Business Statistics and Analytics, an important topic related to variance and coefficient of variation, which is a part of measures of dispersion. तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में कई सारी चीज़ें हैं और उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं। इसके अलावा वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या इन शॉर्ट सीवी, ये दो चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम लोगों को आगे समझना है, देखना है। वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या सीवी, इन दोनों का ही रोल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें वेरिएंस का हम लोग यूज़ आगे सैम्पलिंग में हर जगह पे करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आगे चल कर के आप लोग अच्छे से समझेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी सैम्पल्स हैं उनका वेरिएंस यूज़ करके और उसकी रिलायबिलिटी वगैरह चेक कर सकें। और सैम्पलिंग का यूज़, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑल्सो। तो वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोगों ने पहले देखा था, जिसको कि सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ग्रीक स्मॉल लेटर सिग्मा से डिनोट किया जाता है, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। मतलब सिंपल सा ये है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर वो स्क्वायर रूट ना निकालें तो द वैल्यू विल बी ऑफ वेरिएंस। इसका एक एडवांटेज स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जो सिंपल लेमन टर्म्स में हम लोग समझ सकते हैं, एक एडवांटेज सिंपल सा ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने में जो सबसे मुश्किल स्टेप होता है वो स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा प्रोसेस करके स्क्वायर रूट अगर ना निकालें तो हमें वेरिएंस की वैल्यू मिल जाएगी। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट measure of dispersion, it is an important indicator of the variation, variability, dispersion in a particular series। स्कैटर का अच्छे से इससे हमें पता चल सकता है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये हम लोग एक बार पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में हमने बात किया था, तब हमने ये समझा था कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। ये एक बार फिर से आप लोग ये समझ लें कि इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि एब्सोल्यूट मेजर्स भी होते हैं, रिलेटिव मेजर्स भी होते हैं, और किसका कब यूज़ किया जाता है। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का कंपैरेटिवली लिमिटेड इस्तेमाल होता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर सीरीज़ है, उसके डिस्पर्जन के बारे में आपको पता करना है तो एब्सोल्यूट मेज़र आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप रेंज सबसे सिंपल वाला ले लें, चाहे मीन डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी ले सकते हैं। वेरिएंस जो अभी देखा हम लोगों ने, उसका भी यूज़ किया सकता है। लेकिन जब भी हमें कंपैरिजन करना हो, अगर हमें ये जानना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये जानना है कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की और पाकिस्तान की, इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों को कंपेयर करना है, कहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा है, कहाँ पर जो लोगों के बीच में जो इनकम वेरिएशंस हैं, इनकम डिस्पैरिटी है, वो इंडिया में ज़्यादा है या किसी भी देश में, दूसरे देश में, पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो हम दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देखेंगे, हम दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्टडी करेंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन केवल उस पर्टिकुलर डेटा सेट के बारे में जानकारी देता है, उसको कंपेयर करने के लिए हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ये उसी तरीके से है जैसे कि हाँ, एक अच्छा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, ये 12th का एग्ज़ाम दिया दो अलग अलग स्टूडेंट्स ने। एक स्टूडेंट ने, या तीन को ले लें, एक ने CBSE से लिया, एक ने यूपी बोर्ड से दिया, एक ने ICSE से दिया। अब परसेंटेजेस अगर हमें कंपेयर करने हैं, ये पॉसिबल है कि यूपी बोर्ड से जिसको 80% मिला है वो ICSE बोर्ड के 90% के भी बराबर है या मे बी बेटर है। आप केवल परसेंटेज देख करके कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इस समय जो कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर जो चल रहा था, इसके कारण से भी कभी कभी जब एंट्रेंस एग्ज़ाम कराना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम वो एक ही स्केल पे सबको मेज़र कर रहा है।
लेकिन अगर मेरिट देखी जाएगी, अगर मेरिट के हिसाब से देखा जाएगा तो यूपी बोर्ड की मेरिट का मतलब अलग हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड का अलग हो सकता है, आईसीएसई बोर्ड का अलग हो सकता है। सेम लेवल ऑफ मार्क्स का में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अलग अलग लग सकता है तीनों बोर्ड्स में। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो अगर कंपेयर करना है तो कोई कंपैरिजन के लिए तीनों को एक लेवल पे लाना पड़ेगा, और एक लेवल पे लाने के लिए हम सीवी का यूज़ करते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यूज़ करते हैं। और दोनों के फॉर्मूले में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकाल रहे हैं। कोएफिशिएंट जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है वो एक रेशियो होगा, और रेशियो यहाँ पे किस चीज़ का है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, सीरीज़ के स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का रेशियो है। सीरीज़ के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने मीन से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम ये डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मिडिल वैल्यू जिससे कि हम लोग डिस्पर्जेंस देख रहे हैं वो कितनी है, पहली चीज़ तो वो हमको पता चलेगी, और उसके कंपैरिजन में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है ये हमें पता चल जाएगा। तो इन एज कंपेयर्ड टू द मिडिल वैल्यू हाउ मच डिस्पर्जन इज़ देयर, दैट वी विल गेट एज अ रेशियो। लेकिन अगर हम डिवाइड नहीं करते हैं तो अगर किसी सीरीज़ में छोटी वैल्यूज़ हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू छोटी ही आएगी। अगर किसी सीरीज़ में बड़ी वैल्यूज़ हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बड़ी ही आएगी। लेकिन क्यों वो बड़ी वैल्यूज़ आई क्यों? क्योंकि वैल्यूज़ ही बड़ी थी, एक्चुअल वैल्यूज़ जो सीरीज़ की थी वही बड़ी थी, तो वो बड़ी हैं, इस कारण से स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि सीरीज़ में डिस्पर्जन वेरिएशन ज़्यादा है, वो तभी पता चल पाएगा जब हमने रेशियो निकाल लिया। तो एज़ कंपेयर टू what is coefficient of standard deviation telling us, as compared to mean of the series how much is the value of standard deviation। और उसी चीज़ को एक तरह से जब हम परसेंटेज के टर्म्स में जब हम उसको दिखा देते हैं तो वो हो गई वैल्यू CV की या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़, यू कैन से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाई 100, या सीधे सीधे कैलकुलेट करना है तो सिग्मा बाई x बार मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू। इन दोनों मेजर्स में से ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का करते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादातर 0 से कम आती है, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को थोड़ा अवॉइड करने के लिए हम लोग CV का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो ये बेसिकली समझ में हमको आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का यूज़ क्या है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर के हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। चाहे हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 और 2017 में AKTU के एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के साथ साथ हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक्चुअली पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से इसको देख लेते हैं, वैसे समझ लेते हैं। और इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का कैलकुलेशन भी समझेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन तो हमको पहले से पता है, इसी तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल आई, मीन की वैल्यू निकल आई, क्योंकि फार्मूला जो हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करना है, और जो भी क्वोशंट आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेप तो होगा मीन कैलकुलेट करना, वो हमें पता है, वो हम लोग पहले देख चुके हैं, तो उसी एग्जाम्पल को उसी तरह से हम लोग वैसे सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा काम जो हमें करना है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हम लोग को प्रोसेस पता है, तो इस प्रोसेस से डायरेक्ट मेथड से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया। तो मीन की वैल्यू इस एग्जाम्पल में आ रही है 35.4, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारी आ रही है इस एग्जाम्पल में अराउंड 19.69, 19.69 के करीब वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की आ रही है। अब हमें देखना है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो फॉर्मूला है सिंपली उस फॉर्मूले में इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है और हमें एक वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की मिल जाएगी। तो सिंस x bar was found to be equal to 35.4, standard deviation was found to be equal to 99.6937. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फार्मूला वी हैव सिग्मा अपॉन x bar मल्टीप्लाइड बाई 100, और उसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यूज़ तो हम आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जो है वो 55.6 के करीब आ रही है।
55.6 इज़ दी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोई भी दूसरी सीरीज़ अगर हमारे पास है और उसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमको पता है, तो हम सिंपली इन दोनों को कंपेयर करके ये जान सकते हैं कि किस सीरीज़ में डेटा के बीच में उतार चढ़ाव, वेरिएशन, वेरिएबिलिटी, स्कैटर किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किस डेटा में फैलाव ज़्यादा है, किस डेटा में फैलाव कम है, किस डेटा में सेंट्रल वैल्यू के आसपास जो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा चिपकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा उसी के पास हैं, और कौन से डेटा में दूर तक फैली हुई हैं। ये CV से पता चलता है। तो 55.6319 इज़ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हियर। अब वैसे ही जैसे अभी हमने कहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन के कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसका भी वही तरीका, सिंपल तरीका है, हमें केवल 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो जब हम वही वैल्यूज़ ले रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो 0.55 या 0.56 के करीब, टू बी एग्जैक्ट 0.5563, एक रिकरिंग डेसिमल इस तरह से हमको मिल रहा है, जो कि वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यू कैन सी, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग बात कर रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, तो इन दोनों के बारे में बात करते समय मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अक्सर फ्रैक्शनल आएगी या ज़ीरो से कम आएगी, ज़ीरो से कम आएगी। तो 0.55 वैल्यू आ रही है, 0.55 या 0.56 के करीब वैल्यू आ रही है। और इस तरह की वैल्यूज़ को थोड़ा सा हिचक लगती है कभी कभी सोशल साइंटिस्ट को स्पेशली, तो इसलिए CV का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, जिसमें कि हम परसेंटेज का साइन लगाते तो नहीं हैं लेकिन एक्चुअली वो परसेंटेज ही है। तो 55.63 आ रहा है क्योंकि हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्रोडक्ट हमको इस तरह से मिल जा रहा है 100 से मल्टीप्लाई करने पर 55.6319। दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज़ की जा सकती है, दोनों में से दोनों ही वैल्यूज़ में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करें चाहे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ करें। बट अगेन वी मेक यूज़ ऑफ CV मोर देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी के साथ हम लोग ये भी समझ लें कि वेरिएंस कैसे निकाल रहे हैं। तो वेरिएंस, जो वैल्यू आई थी स्टैंडर्ड डेविएशन की जो ऊपर लिखी हुई है, उसको स्क्वायर कर देना, क्योंकि वेरिएंस इज़ द स्क्वायर ऑफ सिग्मा। वेरिएंस इज़ द स्क्वायर ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको स्क्वायर जब हम कर देंगे तो वेरिएंस की वैल्यू अराउंड 387.84 ये वैल्यू हमको मिल रही है। और इसका दूसरा तरीका जो हो सकता है वेरिएंस का, वो पिछली स्लाइड में ही अगर हम लोग एक बार फिर देख लें, तो जो हमने कैलकुलेट किया था जब वेरिएंस निकालने, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, तो सेकंड लास्ट स्टेप यहाँ पर जो है, सेकंड लास्ट स्टेप जो है जिसमें कि वैल्यू आ रही है हमारी 387.84 का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में, और उसके बाद जब हम उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमको वैल्यू मिल रही है 19.6937, स्लाइड के सबसे नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है। तो दूसरा तरीका, जो सिंपलर तरीका, हम पहले स्क्वायर रूट निकालें फिर स्क्वायर करें, इसका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को नहीं कहा जा रहा है या कहा भी जा रहा है, दोनों ही केस में वेरिएंस अगर पूछा जा रहा है उसके साथ साथ या इंडिपेंडेंटली, तो वेरिएंस निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा फार्मूला यूज़ करेंगे लेकिन उसमें स्क्वायर रूट का यूज़ नहीं करेंगे। तो देयरफॉर वेरिएंस विल बी गिवन बाई समेशन FDX स्क्वायर बाई n, और वो जब हम करेंगे तो 387.84 एग्जैक्टली सेम वैल्यू आप देख सकते हैं हमको मिल जा रही है जो पिछली स्लाइड में थी और जो इस स्लाइड में है। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट वेरिएंस, दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो। तो बेसिकली इस तरीके से इन तीनों वैल्यूज़ का हम कैलकुलेशन करते हैं। इन तीनों वैल्यूज़ का अपना अपना एप्लीकेशन, अपने अपना एडवांटेज, ये चीज़ हम लोगों ने अभी थोड़ी सी देखी है, लेकिन इसी चीज़ को जो रिलेटिव मेजर जो रिलेटिव मेजर डिस्पर्जन के हैं हमारे, उनका जो एक्चुअल फ़ायदा है वो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लें एक और एग्जाम्पल के साथ। और ये भी क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे ये 2 बार AKTU के एग्ज़ाम में आ चुका है। पहली बार 2008 में, थोड़ा सा पुराना ज़रूर है लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। और स्टूडेंट्स
पहली बार में इस क्वेश्चन को देख करके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और ये एक्चुअली एक रियल लाइफ सिचुएशन की तरह का क्वेश्चन है। ये स्टैटिस्टिक्स समझने से पहले, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले या उसके दौरान भी हम लोग को ये चीज़ एक ध्यान रखनी ज़रूरी है। देखिए, वॉट एवर वी आर स्टडीइंग इन स्टैटिस्टिक्स, आप स्टैटिस्टिकल मेज़र्स कई सारे देख रहे हैं, आप सारे मेज़र्स ये एक एक करके देखेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़र्स आप पढ़ चुके हैं, डिस्पर्जन के मेज़र्स ये आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कई सारे मेज़र्स देखेंगे। एक्चुअली इसका एप्लीकेशन करना है बिज़नेस में, तो जो रियल बिज़नेस सिचुएशंस की जो प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पर इनको यूज़ करना है। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? फाइंड मीन, फाइंड मीडियन, फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और आपको फार्मूला पता है, फार्मूला यूज़ कर लेंगे। रियल बिजनेस सिचुएशन में आपको ये तो कोई नहीं बताएगा कि यहाँ कैलकुलेट क्या करना है। आप खुद ही मैनेजर हैं, आपको खुद पता करना पड़ेगा, आपको खुद डेटा लाना पड़ेगा। आपको तो डेटा भी नहीं दिया जाएगा, तो मार्केट से आपको डेटा लाना पड़ेगा। डेटा ला करके आपको खुद उसकी एनालिसिस करनी है। डेटा की एनालिसिस जब आप करेंगे, एनालिसिस करके आपको खुद ही समझना है कि ये डेटा हमें कहाँ पर कैसे यूज़ करना है, तो इसकी एनालिसिस कैसे की जाए। इसकी एनालिसिस के लिए जो हमने आज से 2 साल 5 साल पहले MBA में जो टूल्स पढ़े थे स्टैटिस्टिक्स के, कौन सा टूल यूज़ होगा यहाँ पर, ये कैसे पता चले? ये बताने वाला तो कोई नहीं होगा उस समय। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी ज़रूरी हैं, इनको समझना भी ज़रूरी है कि एक्चुअली कौन सा टूल, यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही नहीं लिखा है कौन सा टूल आपको यूज़ करना है। बहुत ही छोटा सा एक हिंट है जिससे हमें टूल का पता चल रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। तो क्वेश्चन क्या था? शेयर प्राइसेस ऑफ 2 कंपनीज़, और इतना ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिपीट भी हुआ एक HTU में। शेयर प्राइसेस ऑफ 2 कंपनीज़ बाय नेमली यू कैन से A लिमिटेड एंड B लिमिटेड। 2 कंपनीज़ हैं, एक का नाम हो गया A लिमिटेड, दूसरी B लिमिटेड। वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। हम ये मान लें कि मे बी 8 अलग अलग पीरियड्स में, 8 अलग अलग महीने में ये शेयर प्राइस हैं, या 8 अलग अलग दिन के भी हो सकते हैं, 8 अलग अलग वीक्स के हो सकते हैं। तो इस तरह से ये शेयर प्राइसेस दिए हुए हैं। A लिमिटेड के 8 अलग अलग पीरियड के लिए शेयर प्राइसेस हैं, वो पहली रो में दिए हुए हैं। 12, 13, 15, 14, 14, 14, 3 times history remains constant, then 13 and then 17. So for 8 different days, let us just assume these are the share prices for the company A limited, and for those same days maybe the share prices for the company B limited are given as 113, 114, 113 again, 115, 117, 114, 112 and 114. तो ये शेयर प्राइसेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? विच कंपनीज शेयर प्राइसेस आर मोर वेरिएबल। सारा जो क्वेश्चन है कैसे होगा, क्या करना है, अभी भी वैसे तो एक सिंपल सा हिंट है, जो टॉपिक मैं आज लिया हुआ है उसी में का क्वेश्चन ये भी होगा, तो वो तो एक हिंट है ही है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन हो और कहीं ना लिखा हो कि मीन मीडियन मोड क्या करना है, ऐसी सिचुएशन हमको समझनी है। इसमें केवल एक वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ क्या चीज़ कैलकुलेट करनी हो सकती है, और वो वर्ड है वेरिएबल, मोर वेरिएबल। विच कंपनीज शेयर प्राइसेस आर मोर वेरिएबल। तो वेरिएबिलिटी की बात हो रही है, तो टर्म्स ये आप हमेशा याद रखेंगे। वेरिएबिलिटी, वेरिएंस, वेरिएशन, स्कैटर, डिस्पर्जन, स्प्रेड, ये जो सारे टर्म्स हैं ये एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब होगा जहाँ है, जैसे हमने वेरिएबल की बात की वैसे ही ये डिस्पर्जन का क्वेश्चन हो गया। अभी भी वैसे बहुत ही वास्ट एरिया है, डिस्पर्जन में क्या करना है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, एक कॉमन मिस्टेक 2008 और 2012 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो जो स्टूडेंट्स ने कॉपीज़ में एक कॉमन मिस्टेक जो की थी, बहुत ही ज़्यादा बार हर दूसरी तीसरी कॉपी में जो मिल रहा था, आप में से कुछ लोग अगर स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा आपको ज्ञान होगा तो यू विल बी नोइंग दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हेन वी आर डूइंग इन स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम लोग एक सीरीज़ का ही यूज़ करते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी निकालना है उसमें एक ही सीरीज़ दी होगी, और पहली सीरीज़, पहली चीज़, पहली जगह, पहला टॉपिक ऐसा जिसमें कि हम लोग 2 सीरीज़ पढ़ते हैं वो होता है कोरिलेशन। और
थोड़ा सा ये एक ड्रॉबैक है, हम लोग को जब पढ़ाया जाता है तो हमें इस तरह से बताया नहीं जाता है, ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं बताया जाता, बस एक तरीका बताया दिया जाता है कि क्या कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये तो 2 सीरीज़ दी हुई हैं, कोरिलेशन निकालना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती की कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच का कोरिलेशन निकाल दिया, कोरिलेशन निकाल के उसकी वैल्यू लिख दी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू लिख दी। इसका तो आंसर लेकिन तब भी नहीं दे पाए कि विच कंपनी शेयर प्राइसेज आर मोर वेरिएबल, ये कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सा इसका मतलब है, क्योंकि वेरिएबल की बात हो रही है इसलिए ये क्वेश्चन है डिस्पर्जन का। एक चीज़ तो ये, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं यहाँ पर तो उसी का खेल है, उसी को कुछ करना है, उसी से एक, ये तो हमने एक कर लिया, एक शॉर्ट लिस्ट कर लिया एक कि कहाँ पर हमें पहुँचना है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब दूसरी चीज़, जितना भी कुछ हम लोगों ने अभी तक डिस्पर्जन के बारे में बात की है, आई हैव रीटरेटेड अगेन एंड अगेन दैट फॉर कंपैरिजन we make use of only the relative measures। जो डिस्पर्जन के रिलेटिव मेजर्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जा सकता है और बाकियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रिलेटिव मेजर हमने पढ़ा क्या क्या, हमने रेंज पढ़ा, हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज पढ़ा, हमने मीन डेविएशन पढ़ा, मीन डेविएशन के अलग अलग तरीके हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा। ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ये हैं ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स, ये एब्सोल्यूट मेजर्स हैं। और यहाँ पर हमें ए लिमिटेड का नहीं चाहिए डिस्पर्जन कितना है, हमें बी लिमिटेड का डिस्पर्जन नहीं चाहिए, हमें पता करना है जहाँ कहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है भाई, कहाँ पर ज़्यादा स्प्रेड है, कहाँ पर जो भी सेंट्रल वैल्यू है उसके चारों तरफ ज़्यादा घूम रहा है डेटा, दूर दूर तक जा रहा है, और कहाँ पर उसके आसपास है, ये जानना है। तो रिलेटिव मेज़र की बात होगी, ये तो सारे बेकार हो गए। रिलेटिव मेज़र में हमने क्या देखा, रिलेटिव मेज़र में वैसे तो जितने भी मेज़र्स हैं उनके भी रिलेटिव मेज़र्स हैं, नाम मैंने आपको बताए थे। तो रेंज का रेशियो ऑफ रेंज होता है, मीन डेविएशन का मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए भी उसके लिए भी मेथड दूसरा दिया हुआ है। लेकिन जब हम ये देखें कि जितने भी मेज़र्स ऑफ डिस्पर्जन है उसमें सबसे अच्छा मेज़र कौन सा है, तो द बेस्ट मेज़र ऑफ डिस्पर्जन इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन विदाउट एनी डाउट। सबसे अच्छा मेज़र स्टैंडर्ड डेविएशन ही है डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए, डिस्पर्जन को स्टडी करने के लिए। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन हम जब यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एब्सोल्यूट मेज़र है, तो इसलिए हम यूज़ क्या करेंगे, हम उसका रिलेटिव मेज़र इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा इस पर्टिकुलर सेशन का टॉपिक है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दोनों में से किसी एक का यूज़ किया जाएगा। सिंपल। तो इस तरह से राउंड ऑफ करते हुए ये क्वेश्चन इस लिहाज से भी, इस हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी अगर कहीं थोड़ा सा रेयर है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन इस तरह का अगर अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें और थोड़ी एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली क्या पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा गया था, काफ़ी बड़ा ज़्यादा वेटेज था, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि मुश्किल से 5 मिनट का भी सवाल नहीं है, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट होगा। ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, लेकिन जब अगर आपको पता है कि क्या करना है तो 5 मिनट के अंदर ये सवाल, 5 मिनट में 15 मिनट का सवाल आप कर सकते हैं। तो इसको एक एक करके इसके स्टेप्स देखते हैं। क्या ये जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे करना क्या है, वी नीड टू कंपेयर अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर बोथ दीज कंपनीज। तो वो कौन सा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा जो हमने सेलेक्ट किया। क्यों किया ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया। और कैसे निकालेंगे, द ग्रेटर द CV द मोर द वेरिएबिलिटी इन शेयर प्राइसेस। जितना ज़्यादा CV की वैल्यू आएगी इसका मतलब वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। तो सिंपल काम करना है, दोनों कंपनीज़ के लिए हमें CV कैलकुलेट करना है। अगर A की CV ज़्यादा है तो वहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, अगर B की CV ज़्यादा है तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। ये हमको ध्यान रखना है। तो कैलकुलेशन का तरीका वही है, बल्कि यहाँ पे तो अनग्रुप डेटा है तो और आसान हो गया कैलकुलेशन करना। हमें CV निकालने के लिए, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यू चाहिए, तो हम मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन कैलकुलेट करने के लिए हमने सारी वैल्यूज़ को जोड़ करके और
नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो पहली सीरीज़ जो है ए लिमिटेड के प्राइसेस, वहाँ मीन की वैल्यू आ गई 14, उनसे डेविएशंस निकाल लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की का फॉर्मूला लगा करके वो कैलकुलेट कर लिया, सिंपल वैल्यू 1.414 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये वैल्यू मिल गई। और जब हमने सीवी को कैलकुलेट किया तो जो ए लिमिटेड के प्राइसेस का, शेयर प्राइसेस का जो सीवी की जो वैल्यू आ रही है, उसके लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दिया और हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, तो वैल्यू हमको उसकी मिल गई 10.1। तो शेयर प्राइसेस की जो रेंज है वो है 12 से लेकर के 17 तक, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जो वैल्यू है वो है 10.1। ऐसे भी देख करके ये समझा जा सकता है कि छोटी छोटी वैल्यूज़ के केस में भी ये एक सीवी की बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब शायद एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर डिस्पर्जन की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ इस सीरीज़ में डिस्पर्जन ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ लेकिन क्लियर तभी होगी जब हम लोग बी के प्राइसेस को भी स्टडी करेंगे और बी के लिए भी यही कैलकुलेशन करेंगे। तो बी को हमने अगर सीरीज़ वाई मान लिया तो वाई का समेशन निकाल लिया, वो पूरा हो गया। इसी तरह से फिर हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, जब वाई बार की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल करके वाई बार एक्चुअली इट इज़ इक्वल टू y bar is equal to 114. So y bar is equal to 114 when we divide it by 912 is divided by 8, तो y bar की ये वैल्यू हमको मिल रही है। इसी तरह से फिर हमें जैसे वहाँ पे किया था वैसे ही सिग्मा की वैल्यू यहाँ भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि निकालना तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को है। तो सिग्मा की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो वो भी वैल्यू आ गई, वो वैल्यू निकाल करके, और उसके बाद जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो यहाँ पर वैल्यू काफ़ी कम हमको मिल रही है, 1.24। सिग्मा की वैल्यू आप देख सकते हैं दोनों केसेस में सेम आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दोनों केसेस में सेम आ रही है। तो अगर हमने कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया होता तो हमें सही आंसर नहीं मिलता। तो 1.24 आ गया। अब जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो आप देख सकते हैं CV ऑफ A इज इक्वल टू 10.1, CV ऑफ B इज इक्वल टू 1.24। सिंस CV ऑफ A, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द कंपनी A, द शेयर प्राइसेस ऑफ कंपनी A इज ग्रेटर दैन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द शेयर प्राइसेस ऑफ कंपनी B, इसका सीधा सा मतलब है देयरफॉर द शेयर प्राइसेस ऑफ A लिमिटेड आर मोर वेरिएबल। एक छोटा सा नोट ऑफ कॉशन यहाँ पर दे दूंगा, कभी कभी बच्चे बहुत ही लिटरली या कुछ चीज़ समझ भी लेते हैं लेकिन उसको रटने की कोशिश में भी करते हैं। ये ध्यान रहे कि यहाँ पे वेरिएबिलिटी पूछी जा रही, ऐसा हो सकता है कहीं ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए आपसे कौन सी कंपनी के शेयर प्राइसेस ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट हैं, तो वहाँ पर आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा। अगर कॉन्सिस्टेंसी पूछी जा रही है तो ए के प्राइसेस ज़्यादा कम कॉन्सिस्टेंट हैं और बी के प्राइसेस ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट हैं, ये भी हमें ध्यान देना होगा। सो दिस इज़ अबाउट the relative measure, important relative measure of dispersion, that is coefficient of variation. This brings us to end of this session. Thank you.